हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समझेंगे जीएसटी और मेटल स्क्रैप को डिटेल में। अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंट अपडेट किया गया है जीएसटी और मेटल स्क्रैप। चलो इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जीएसटी और मेटल स्क्रैप जो कि 10 अक्टूबर 2024 से क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं, यह है जो एप्लीकेबिलिटी यह है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है ना, सप्लाई कर रहा है मेटल स्क्रैप, तब रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अलग अलग सिनेरियो बनाए हैं तो उसको समझते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और जो रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड बायर है रिसिपिएंट, तो ऐसे में एग्जम्प्ट रहेगा, मतलब ना जीएसटी ना कोई टीडीएस। लेकिन यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड बायर है तब यहाँ पर रजिस्टर्ड को 18% की दर से क्या करना पड़ेगा, आरसीएम पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टीडीएस का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर सप्लायर कौन हो, रजिस्टर्ड हो, और रिसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तब यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और यहाँ पर भी टीडीएस का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। और यदि रिसिपेंट रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर टीडीएस का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। जो टीडीएस जो एप्लीकेबल किया गया वो किया गया B2B ट्रांजेक्शन पर, और B2B ट्रांजेक्शन पर टीडीएस क्या किया गया, एप्लीकेबल किया गया। अब बात करते हैं कि आरसीएम इम्प्लीमेंट तो हो गया, अब यह मेरी लाइबिलिटी तो अराइज हो गई, मेरे को पे कब करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बताता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम के बारे में, कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट या 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेज। तीनों में जो भी अर्लीस्ट होगा वो क्या मान लिया जाएगा, टीओएस मान लिया जाएगा। किसके केस में, आरसीएम के केस में। इसमें एक पॉइंट और है कि जब रिसिपेंट रिवर्स चार्ज पे करेगा तो उसको सेल्फ इनवॉइस भी क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 30 दिन है। इसके जो लिमिट है 30 दिन वाला, ये भी रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, अपडेट किया गया। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन अब बता दिया गया है कि 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस रीजनरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा यह कि जब रिसिपेंट ने अपना आरसीएम पे कर दिया तो ये जो सेल्फ इनवॉइस वाला जो डॉक्यूमेंट है ये एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट माना जाएगा इनपुट क्लेम करने के लिए। इसके लिए सेक्शन बताता है 16(2)(b) के अंदर। अब जो मेटल स्क्रैप है वो कवर होता है चैप्टर 72 से लेकर चैप्टर 81 तक। ये जितने भी है इनका सिर्फ, जैसे कि मेटल, आयरन एंड स्टील, आयरन या स्टील पे आरसीएम नहीं है। आयरन स्टील का जो स्क्रैप है उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही आर्टिकल मेड ऑफ आयरन या स्टील, आर्टिकल मेड ऑफ आयरन स्टील का स्क्रैप, कॉपर एंड आर्टिकल्स का स्क्रैप, निकल एंड आर्टिकल्स का स्क्रैप, एल्यूमिनियम आर्टिकल का स्क्रैप, लीड एंड आर्टिकल का स्क्रैप, जिंक एंड आर्टिकल का स्क्रैप, टिन एंड आर्टिकल्स का स्क्रैप, और ऐसे ही अदर बेस मटेरियल का स्क्रैप। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के केस में। मान लीजिए जो सप्लायर है, पहले क्या था कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, अगर वो जो सप्लाई कर रहा है वो केवल ऐसे सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा और रिसिपेंट को पे करना होगा, तो ऐसे में सप्लायर के लिए रिक्वायर नहीं है कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर मेटल स्क्रैप है अप टू थ्रेशोल्ड तक है, जो भी लिमिट है 20 लाख या 40 लाख, तब आपको रिक्वायर नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। लेकिन अब वो थ्रेशोल्ड है तब आपके लिए क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा जीएसटीएन लेना। और अदर गुड्स में अप टू थ्रेशोल्ड है तो नोट रिक्वायर्ड, अबो थ्रेशोल्ड है तो नोट रिक्वायर्ड। अगर आप कौन सी सप्लाई कर रहे हैं, आरसीएम वाली, यानी रिसिपेंट को ही टैक्स पे करना है, तो फिर नोट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस किसको पे करना पड़ेगा, बायर या रिसिपेंट को टीडीएस पे करना पड़ेगा। कितनी परसेंट से, 2% से।
1% CGST, 1% SGST या फिर 2% IGST। पेमेंट कब करना पड़ेगा? पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 2.5 लाख से ऊपर जाते ही यानी क्रॉस करते ही TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे इनकम टैक्स में अपन TDS डिडक्ट करते हैं टैक्सेबल वैल्यू पे, सेम प्रोविज़न भी यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू पे क्या डिडक्ट किया जाएगा? TDS डिडक्ट किया जाएगा 2%। अब इसमें एक एग्जम्पशन है कि अगर मान लीजिए लोकेशन रिसिपिएंट की एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर 2 डिफरेंट स्टेट है तब वहाँ पर TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। या अपन बोल सकते हैं अगर लोकेशन सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो भी वहाँ पर TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको किसी भी तरीके से ऐसे बोल लीजिए कि लोकेशन रिसिपिएंट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट में तो एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर लोकेशन सप्लायर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने ऑलरेडी GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और मैं मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा हूँ या मैं मेटल स्क्रैप बाय कर रहा हूँ और मेरे ऊपर TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है, तो फिर मेरे को सेक्शन 51 में क्या कराना पड़ेगा? TDS वाला रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आल्सो रिक्वायर, जिसकी रिटर्न जाएगी GSTR 7 अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको फाइल करनी रहेगी, जिस पे लेट फीस है 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 2000 रुपीज़। इसमें अगर कोई नील फाइलर है तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने वे ऑफ कर दिया था। अगर आपकी GSTR 7 पेंडिंग है तो आप क्या कर सकते हो? नील भी फाइल कर सकते हो और आपने अभी तक GSTR 7 फाइल नहीं की है तो। और वो ये अगर आपने लेट लेट डिडक्ट किया TDS तो फिर आपको इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? 18% पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था GST और मेटल स्क्रैप का डिटेल्ड एनालिसिस। आप ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए जहाँ रिसेंट अपडेट के द्वारा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।